हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो बच्चों, मैंने ये ना बहुत ही अच्छे से देखा है और मैंने बच्चों को ये महसूस करते हुए देखा है कि बच्चे जो है ना वो अक्सर नरेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बनाने जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ है जो बच्चे उस पर बना नहीं पाते। तो बच्चों, आप ना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना एंड मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जान लो कि ये नरेशन जो है वो होता क्या है। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे आपके सामने कोई एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, और ये हो आप, ठीक है, समझ लेना। तो इस बच्चे ने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो वो क्या बोलेगा? आई एम इल। तो जरा मेरी बातों को गौर से समझना, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं। इस बच्चे ने कहा कि आई एम इल, ठीक है। अब ये बच्चा जब इस बात को किसी और को बताएगा तो वो किस तरीके से बोलेगा? तो जो भी बातें आपस में होती हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और यही बात को अगर ये बंदा किसी और को जाकर बताएगा तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो बच्चों जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो ना तो सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे ये आता है कि आपको ये समझना है कि वो उस बंदे ने किस दिन वो बात को किसी और के सामने रखा। जैसे कि मान लो आज मान लो कि आज आपका है फ्राइडे, ठीक है, मान लो कि आज आपका फ्राइडे है, ठीक है ना। तो अगर इस लड़के ने फ्राइडे के दिन इस लड़के से कहा कि मैं बीमार हूँ, तो ये बच्चा क्या फ्राइडे के दिन ही यानी सेम डे, क्या फ्राइडे के दिन ही जाकर किसी और को वो बात बताया? दूसरा हो जाता है कि अनदर डे यानी किसी दूसरे दिन। तो अगर मान लो हम सेम डे में अपनी बात को किसी और को जाकर बताते हैं तो वहाँ पे आप टेंस को चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपका टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ आपके पर्सन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। और अगर आप अनदर डे में वो बात जाकर किसी और को बताते हो तो वहाँ पे आपके पर्सन तो चेंज होते ही हैं और साथ साथ में आपके टेंसेस भी चेंज होंगी। तो बच्चों नरेशन जानने के लिए ना सबसे पहले दो चीज़ का आपके पास अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। एक हो गया केस का, यानी कितने प्रकार के केसेस होते हैं वो, एंड दूसरा हो गया टेंसेस, यानी बस आपको इतना कम से कम आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता हो और वो कैसा होता है और उसको किस में चेंज करना। तो नॉर्मली आपके पास टेंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास केस का नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छा खासा नरेशन के क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों ये हो गया आपका केस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड आई होप कि आपको ये चार्ट जो है वो पहले से लर्न होगा या फिर आप जानते हो कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आते हैं आपके नॉमिनेटिव केस, यानी ये सब सब्जेक्ट होते हैं। फिर आपके पजेसिव केस में दो आते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव में ये आते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता। तो अब आप पूछोगे सर इन दोनों का यूज़ कहाँ है, फिर इन दोनों का यूज़ कहाँ करते हैं? तो जैसे कि देखो, अगर मैं बोलूँ मेरी पुस्तक मेरी है, ठीक है, मेरा बुक मेरा है, अगर मुझे ऐसा बोलना हो तब हम क्या बोलेंगे? माई बुक इज माइन। तो जरा गौर से देखो, मेरी पुस्तक मेरी है, तो शुरू वाला जो मेरी मैंने बोला उसके बाद एक नाउन आ रहा है पुस्तक, लेकिन सेकंड वाला जो मैंने मेरी बोला उस मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वहां पे वो एक प्रोनाउन कैसा काम कर रहा है। समझ आई बात? तो हम यहाँ पे बोलेंगे माई बुक इज माइन। अगर आपने ऐसा बोल दिया माई बुक इज माई तो गलत हो जाएगा, अगर आपने ऐसा भी बोल दिया कि माइन बुक इज माई तो भी गलत। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आता है, इसके बाद चाहे तो वर्ब आता है या ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किसी न किसी नाउन को कंटेन करता है। एंड लास्ट में आ जाते हैं भाई कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि इसका नाम मान लो चुन्नू है, चुन्नू, तो चुन्नू ने कहा, चुन्नू सेड टू मुन्नू, ठीक है, ओके ना बच्चों। मान लो ये चुन्नू है
ये मुन्नू है, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। तो चुन्नू ने मुन्नू से कुछ कहा, ठीक है, चुन्नू ने मुन्नू से कुछ कहा। अब उसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ आ जाता हूँ कि भाई फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं। तो जो बोलता है या फिर जो कहता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे कि बोलता नहीं मेरा चैनल है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब करो, ऐसे करके। तो जो भी है ये सारे के सारे आपके फर्स्ट पर्सन है। जो कह रहा है या जो लिखता है ना, वो भी फर्स्ट पर्सन होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसको कहते हैं? जो सुनता है या जो पढ़ता है। ध्यान रखना, सिर्फ सुनने वाले को हम लोग सेकेंड पर्सन नहीं कहते, जो पढ़ता है ना उसको भी सेकेंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो वहां पे मौजूद ना हो जिस समय कोई भी बात चल रही हो, ठीक है। तो आओ अब हम लोग थोड़ा सा इसके टर्म्स को जान लेते हैं कि किसको हम लोग बोलते क्या है। ये चुन्नू जो है ना बच्चों, ये चुन्नू हमारा यहाँ का सब्जेक्ट है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि शुरू में जो भी लिखा रहता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। ये मुन्नू जो है ना, ये मुन्नू आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और ये सेड टू जो है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया, चलो आगे समझ में, लिख दिया। आगे ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड कॉमास। एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में भी तो कोई ना कोई वर्ब होगा ना बच्चों, तो इसको हम कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बड़ा ही खतरनाक सा चीज बताता हूं। देखो, कहीं भी अगर आपका से लिखा रहा या सेज लिखा रहा, समझ लो अच्छे से देखना, से लिखा रहा या सेज लिखा रहा या सेड लिखा रहा या शैल या विल लिखा होगा, उसके बाद आपका लिखा होगा से, तो इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इनके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे और इसको नो चेंज कर देंगे, इसको हम आगे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं से टू या फिर सेज टू या फिर सेड टू या शैल विल से टू, तो जब भी टू लग गया बच्चों, अब आपका यहाँ पे क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। अब बोलोगे सर इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आप नरेशन बना रहे हो तो जो बात करता है वो सब्जेक्ट है, जो सुन रहा है या जो सुनता है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बात करने वाला कौन है? चुन्नू, तो चुन्नू इज द सब्जेक्ट। एंड यहाँ पे सुनने वाला कौन है? मुन्नू, तो मुन्नू इज द ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सबको चेंज कर देंगे। देखो, जैसे कि अगर मैं से टू की बात कर रहा हूँ तो से टू चेंज हो जाएगा टेल में, ठीक है। अगर मैं सेज टू की बात कर रहा हूँ तो सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में। और अगर मैं सेड टू बात कर रहा हूँ तो ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और ये जो है वो आपका हो जाएगा शैल या विल, उसके बाद टेल। तो बच्चों ये कुछ ना एकदम बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको नरेशन को ना सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली थी। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि नरेशन सीखने के लिए हमारे पास केस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, नरेशन सीखने के लिए हमारे पास टेंसेस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि केसेस क्या क्या होती हैं, टेंस के बारे में अभी हम थोड़े देर में देखेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम नरेशन बनाते हैं तो नरेशन में दो तरीके का होता है। एक तो हम सेम डे, उसी दिन मान लो किसी और से बात कर रहे हो, या फिर हम किसी दूसरे दिन बात करते हैं, ठीक है। जो आपस में बातें होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो वही बात को किसी और को बताया जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा फर्स्ट वाला जो कहता है, बात कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, और जो सुन रहा है या जो सुनता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ देखा बच्चों कि जब से, सेज, सेड ये सब लगा रहा तो इसके बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। दैट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कह सकते चुन्नू सेड मुन्नू, गलत, ठीक है ना। आई सेड हिम, गलत, नहीं लगा सकते आप वहाँ पे कभी भी से, सेज, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते और उसको चेंज भी नहीं कर सकते।
आप से को टेल में चेंज कर दोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, से के बाद टू आना चाहिए अगर वहां पे आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, जैसे कि चुन्नू सेड टू मुन्नू, वैसे ही सेज टू, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा चुन्नू सेज टू मुन्नू, तब जाकर ये चेंज होकर आपका बन जाएगा चुन्नू टेल्स मुन्नू। ठीक है बच्चों, तो जब आपका सेज टू सेड टू ये सब रहेगा तभी आपका इसमें चेंज होता है, वरना नहीं होता। एंड दूसरी बात कि जब आप वहां पे कभी भी टेल लगा रहे हो, टेल्स लगा रहे हो, टोल्ड लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो तो वहां पे उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इनमें से कुछ भी लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इनमें से कुछ लगाओगे तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग टेंस जो है वो किस तरीके से चेंज करते हैं। नरेशन के लिए क्या क्या जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पे मैंने टेंस लिख रखा है कि कौन से टेंस को कौन से टेंस में बदलना है। जैसे कि देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलता है, एंड सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। इन द सिमिलर वे present continuous tense changes into past continuous tense and past continuous tense changes into past perfect continuous tense. ठीक है, and past perfect continuous tense no change. In the similar way present perfect tense changes into past perfect tense and past perfect tense no change. तो जितना भी आपका प्रेजेंट वाला है ना वो सारा का सारा क्या होता है आपके पास्ट वाले टेंस में चेंज हो जाता है। एंड पास्ट वाला जो है ना वो कैसे चेंज होता है, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो नो चेंज, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो भी नो चेंज। और यहाँ पे आपका आ गया सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नीचे अगर हम लोग आते हैं तो इज एम आर चेंज होता है वॉज वर में, एंड वॉज वर चेंज होता है हैड बीन में। हैव हैज़ चेंज होगा हैड में, एंड हैड नो चेंज। हैव हैज़ 2+v1 चेंज होता है हैड 2+v1 में, एंड हैड 2+v1 चेंज होता है हैड 2+v1 में। ठीक है, कैन का कुड में बदलता है, मे का माइट में बदलता है, शैल एंड विल का वुड में बदलता है। ठीक है, और यूजुअली इन लोगों का कोई भी चेंज नहीं होता। साथ साथ में यहाँ पे मैंने कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी दे रखे हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें टुडे बहुत इंपॉर्टेंट है, यस्टरडे इंपॉर्टेंट है, टुमारो इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट, नेक्स्ट, एगो, ये कुछ ज़्यादा दे देता है, दिस डैट भी आ जाता है, नो एंड देन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको दिमाग में रखनी है। अब आप पूछोगे कि सर ये चेंजेस आप जो कह रहे हो आखिर ये चेंज हम करेंगे कब, इस चेंज को हमको कब करना है। तो बच्चों याद हो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था ना, से बताया, सेज बताया, सेड बताया, या सेल या विल से बताया। तो बच्चों तीनों को आप एलिमिनेट कर दो। किसको किसको एलिमिनेट करोगे, से को एलिमिनेट कर दो, सेज को भी एलिमिनेट कर दो, एंड सेल विल से को भी एलिमिनेट कर दो। तो क्या बच गया हमारे पास, सेड। तो जब भी आपको सेड दिखे, बड़ा बड़ा SAID सेड दिख गया आपको कहीं भी, समझ जाओ आपको इन लोगों को चेंज करना है। अगर आपको टुमारो दिख रहा है तो टुमारो में आपको द नेक्स्ट डे वहां पे पुट करना है। कैसे करना है, तो चलो आओ मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am your friend। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो हम नरेशन सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उसका यूज़ हम लोग सिर्फ ग्रामर में करें, यानी हमें जो एग्जाम में पूछा जाए हमें सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसे नहीं। आप नरेशन इसलिए सीखो, इसलिए पढ़ो ताकि आप ना अपने राइटिंग स्किल को बेटर कर सको, क्योंकि हर एक स्टोरी में आपका बातचीत होता है, कॉन्वर्जेशन होता है, एंड जहां भी कॉन्वर्जेशन हो रहा है समझ जाओ उस चीज़ को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में आप लिखोगे कैसे, आपको तो पता है नहीं। तो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले ना बच्चों ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट है और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें मैं एक आपको रूल दे रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे SON 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको जो भी फर्स्ट पर्सन दिखेगा उस फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है।
इसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी आपका सेकेंड पर्सन होगा उस सेकेंड पर्सन को आपको इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, एंड अगर थर्ड पर्सन दिख जाए तो वो नो चेंज होगा। तो आओ हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमने ही का ही यहाँ पे उतार देना है। फिर उसके बाद देखो जरा याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सेड टू रहता है तो हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में। तो चलो हमने इसको टोल्ड में भी बदल डाला। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको ऐसे ही उतार देना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो आपका काम है ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कितने टाइप के हैं, यानी सेंटेंस जो है वो आपका कौन सा टाइप का है। तो अब यहाँ पे एक और ट्रिक आता है कि हमें सेंटेंस का भी नॉलेज होना चाहिए कि सेंटेंस आपका असर्टिव है, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। अब डरो मत, आपके क्लास 10 तक में जो नरेशन आने वाले हैं वो बेसिकली इम्परेटिव तक ही आएंगे, यानी आपको 3 तो कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड हो गया आपका इम्परेटिव सेंटेंस। ये 3 आपके अगर क्लियर हो गए ना, क्लास 10 इजीली निकल गया बच्चों, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो जिसके भी लास्ट में फुल स्टॉप होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है वो हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें ऐसा लगता हो कि आपको वो ऑर्डर दे रहा हो या आपको वो एडवाइस कर रहा हो या आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसमें मान लो आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हो या कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा हो, खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके, तो वहाँ पे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सडन फीलिंग या इमोशन हो, वाओ व्हाट अ फ्लावर, ऐसे बोलेंगे ना, तो वो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो मैंने आपको सारे सेंटेंसेस ऐसे नॉर्मली रिवाइज करवा दिए, तो आओ चलो देखते हैं। तो ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। तो जब भी असर्टिव सेंटेंस से हम नरेशन बना रहे हो तो वहाँ पे हमको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ हमको क्या लगा देना है, डैट। तो हमने इतना काम कर लिया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या इन तीनों में से कुछ यहाँ पे है या नहीं है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आई है, ठीक है। अब इस आई को हमको चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, इज ही के अकॉर्डिंग। क्यों भाई, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो भाई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, हाँ सर है। तो इस सेकेंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सर इसको हम लोग आगे चेंज करेंगे। तो इसके आगे आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी आप नरेशन बना रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, शुरू में क्या होता है ना कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब विराट कोहली को जानते हो, MS धोनी को जानते हो, बड़े बड़े फैन हो ना सब। तो MS धोनी हो या मैं विराट कोहली की बात करूं या सचिन तेंदुलकर की बात करूं, वो एक शॉट लगाने के लिए, एक सिक्स लगाने के लिए घंटों प्रैक्टिस करता है। आपको ये बात पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तभी आप परफेक्ट बन सकते हो। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये टाइम क्यों लग रहा है इतना लंबा समय। नरेशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से आपको समझाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको करना है आइडेंटिफाई द केसेस लिख देता हूं मैं। चलो सबसे पहले आपको केसेस छांट लेने की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे, एक मैं लिख देता हूँ, चलो फर्स्ट में इसको मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ आइडेंटिफाई द पर्सन्स। पहले आप पर्सन्स को छाट लो कि कौन से पर्सन्स हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई द केस। अब इस केस में आपको छाटना क्या है कि वो जो पर्सन्स यूज हुए हैं, ठीक है, वो कौन से पर्सन्स हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुए हैं या एज अ पजेसिव यूज हुए हैं या एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, किस तरीके से ये यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। थर्ड आ गया आपका आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर वो टेंस कौन सा है, ठीक है ना। अब आ जाओ फोर्थ स्टेप में। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, चेंज द पर्सन। अब आपको पर्सन चेंज करना है। एंड फिफ्थ, चेंज द केस या फिर चेंज द केसेस, जो भी आपके केसेस है वो चेंज करने हैं। एंड चेंज द टेंस।
तो सिंपली आपने तीनों को जो आइडेंटिफाई किया है, अब इन तीनों को आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है ना बच्चों, तो चलो आ जाओ और इसी चीज को हम यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में लाते हैं। आ जाओ। तो ये आपका देखो फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर देना, जिसने ये चेंज करना सीख लिया उसके लिए नरेशन यूं ऐसे चुटकी बजाते ही कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो अगर हम थोड़ा सा चार्ट की ओर जाए, यहाँ पे देखो मैं फिर से चार्ट दिखा दे रहा हूँ, गौर से देखो। तो ये जो आई जो दिख रहा है, तो वो आई है कहाँ, जरा गौर से देखो। आई आपका क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, आई आपका है सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो भी हम वर्ड डालने वाले हैं वो हमारा सब्जेक्ट ही होना चाहिए, कोई दूसरा केस में नहीं जाएगा। सब्जेक्ट है तो आपको उसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना है कि आई जब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है और हमको चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग, तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, गौर से देखो, ही खुद ही तो सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे ही पुट कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। आगे हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे सेड रहता है तो यहाँ पे हमें इस वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो चलो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। एम इज आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। तो बच्चों जरा आप लोग इस चार्ट को देखकर बताओ कि योर जो है वो कौन सा पर्सन है और कौन सा केस है, जल्दी से बताओ। योर जो है वो आपका पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन है, और केस कौन सा है भाई, ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे जो भी आपका वर्ड आएगा वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। तो चलो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ले चलते हैं। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जरा गौर से देखो। मी के लाइन में पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, डेट इज माई। ठीक है, और फ्रेंड का फ्रेंड। तो बच्चों आपको नाउन से कोई छेड़खानी नहीं करनी, आपको नाउन से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात ना, इजी लगेगा। एक दो और प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीजें आपको इजी लगने लगेगी। चलो मैं एक और देता हूं आपको समझाने के लिए, एक और मैं ले लेता हूं, जैसे कि ही सेड टू नितिन, ही सेड टू नितिन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू टीच माई ब्रदर, यू टीच माई ब्रदर। ठीक है, तो चलो इसको अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले भाई सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार दो, तो ही का ही उतर गया। अब देखो सेड टू लगा हुआ है तो हम इसको टोल में बदल देंगे, नितिन का हम यहाँ पे नितिन ही लिख देंगे। ठीक है, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पे हम डैट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमको छांटना है। सबसे पहले पर्सन छांटो, पर्सन यहाँ पे एक है, पर्सन यहाँ पे है, चलो हमने छांट लिया। फिर आइडेंटिफाई द केस, केस छांटो। यू यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। माई कैसे काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव, चलो हमने केस भी छांट लिया। आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस छांटो। यू टीच सब्जेक्ट प्लस V1, तो जब भी सब्जेक्ट के बाद V1 आता है सिंपल प्रेजेंट होता है, तो भाई दिमाग में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। आ जाओ अब चेंज करते हैं। चेंज द पर्सन, पर्सन को अब हमको चेंज करना है, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू, सॉरी, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब हमको देखना है कि केस चेंज करना है। भाई ये सब्जेक्ट है तो नितिन यहाँ पे कोई लड़का है, ध्यान रखना कि अगर लड़का हो तो उसमें ही का फॉर्म चलाएंगे, लड़की है तो वहाँ पे हम लोग शी का फॉर्म चलाएंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे नितिन एक लड़का है तो लड़के के लिए हम उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, भाई ही लिखेंगे ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसके बाद टीच जो है वो आपका V1 है। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉरी सिंपल पास्ट नहीं है ये आपका टीच V1 है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी V2 बना दो तो ये हो जाएगा आपका टॉट। ठीक है, अब देखो माई कौन सा पर्सन है बच्चों, फटाक से देखो माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा केस है, पजेसिव केस, तो यहाँ पे जो आएगा वो भी पजेसिव होगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही का पजेसिव क्या है, जल्दी से देखो, ही का पजेसिव होता है ही इज ब्रदर। ठीक है बच्चों, यहां तक आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपको गौर से देखना है और समझना भी है कि यहां पे मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं। ठीक है, गौर से देखना। लेट मी क्लीन इट। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चलो एक सेंटेंस मैं ले लेता हूँ, आई शैल
से आई सेल से टू मीना, आई सेल से टू मीना, मैं उससे कहूँगा कि डू यू लाइक, सॉरी आई लाइक यू, मैं मीना से कहूँगा आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ। तो चलो आज अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों गौर से जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शैल से लिख दिया है, सेड टू नहीं है या सेड भी नहीं है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास सेड टू हो या सिर्फ सेड हो तभी आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, नहीं तो लिखो ऐसे करके आई शैल टेल मीना, ठीक है, टेल लगाओगे तो वहां पे टू मत लगाना, आई शैल टेल मीना डैट, क्या कहूंगा भाई, आई लाइक यू। तो बच्चों सबसे पहला काम आई, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे आई का आई ही उतर जाएगा। फिर देखो यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, तो लाइक का हम क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि से टू में, विल से टू में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे यू जो है वो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, मीना। तो मीना जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो मीना कोई लड़की है, तो कोई लड़की के लिए हम किसका फॉर्म चलाएंगे, शी का फॉर्म चलाएंगे, और शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है आपका हर। अब बच्चों आप कैसे पहचानोगे कि यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है या यू एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जब वर्ब के बाद आपका यू आता है तो वो यू आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर यू के बाद कोई वर्ब आता है तो यू आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। इस चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है, आपका काम खत्म। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ और ट्रिक्स दे देता हूँ जिससे कि आप इजीली पहचान सको। कहीं भी आपको ओए ये पेन नहीं, इतने सारे पेन को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो कहीं भी आपको V1 दिख जाए तो आप उसको चेंज कर दोगे V2 में, ठीक है, और अगर V2 आपको दिख गया तो उसको हेड प्लस V3 बना देना, एकदम सिंपल सा केस। एग्जाम्पल देकर बताऊं, देखो एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ गो तो गो को सीधा बना देना वेंट, और अगर वेंट लिखा हुआ है तो उसको सीधा बना देना हैड गॉन। एकदम सिंपल सा फंडा था, कोई दिक्कत। चलो एक और लेता हूँ, मान लो अगर आपका लिखा हुआ है डांस, ठीक है, तो इसको आपको कर देना है डांस्ड, और अगर पहले से ही डांस्ड लिखा हुआ है तो आपको बदल देना है हैड डांस्ड। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? चलो दूसरा चलते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया, चलो लगभग हो गया। अब मान लो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लिखा हुआ है हैव हैज़ प्लस V3 तो इसको बना दोगे आप हैड प्लस V3। सिंपल सी बात, जैसे कि अगर मुझे कहना हो, नॉर्मल सी बात है, मुझे कहना हो कि हैव ईटेन तो इसको चेंज कर देना है आपको हैड ईटेन में, ठीक है बच्चों। चलो दो तीन और तरीका मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं आपको दिख गया डू या डज, ठीक है, तो डू या डज को किस में बदल दोगे, डिड में। मतलब इसको मैं और तोड़ देता हूं, डू डज प्लस नॉट, इसको बदल दोगे डिड प्लस नॉट, और अगर डिड प्लस नॉट आपको दिख गया तो उसको बदल दोगे हैड प्लस नॉट। एग्जाम्पल समझ आया? चलो देखता हूँ। जैसे कि मुझे बोलना है डोंट स्टडी, ठीक है, तो इसको बदल देना है आपको डिडंट स्टडी में, और अगर डिडंट स्टडी पहले से लिखा हुआ है तो आपका बदल जाएगा हैडंट स्टडी में, ठीक है बच्चों। चलो एक और लेता हूँ, जैसे कि मुझे बोलना है कि वो स्कूल नहीं जाती है तो लिखेंगे डोंट गो, ठीक है। अब इसी डोंट को अगर पहले से लिखा हुआ इसको अगर हमको चेंज करना है तो हम क्या बना देंगे बच्चों, डिडंट गो, और अगर डिडंट गो ही पहले से लिखा हुआ है तो हम इसको क्या चेंज कर देंगे, हैडंट गॉन, ठीक है, यहाँ पे स्टडीड हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, हैडंट गॉन। तो ये कुछ सिंपल सा टॉपिक था। ये जो इंट्रोडक्शन है ना वही आपका सबसे मेन है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन बना दिया, इंट्रोडक्शन आपको नरेशन का समझ में आ गया ना तो आप कभी भी गलतियां नहीं करोगे। तो बच्चों अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ये मेहनत मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। अब मैं आपको छोटा सा एक फंडा देने जा रहा हूँ, जिस छोटे से फंडे से आप ये समझ जाओगे कि नरेशन का यूज़ आप हिंदी में कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक हमने इंग्लिश में देख लिया तो हिंदी में भी जरा हम लोग देख लेते कि नरेशन जो है वो कैसे बनता है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो डैट मीन्स रियली आप क्यूरियस हो, रियली आप
पढ़ोगे और लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक लक्षण तो आ चुका है जिसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, यानी एक जगह पर ध्यान लगा कर रखना, तो वो आपने सीख लिया। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको हिंदी में देता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ सको। सॉरी, रेडी हो? चलो, जैसे कि मुझे कहना है कि उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ। एक सेंटेंस मैं ये ले लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ, मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो। ठीक है, और तीसरा मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे कि रामू ने मदन से कहा कि मैं आज नहीं आऊँगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दे दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों कि ऐसे सेंटेंसेस आपके दिमाग में कई बार आते हैं, और आप सेंटेंसेस जब बनाने जाते हो, आप जब क्वेश्चन आंसर क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे ये मिस्टेक आपसे हो जाता है। तो वही मिस्टेक को मैं आपको दूर करता हूँ। देखो, समझो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने मुझसे कहा। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ, क्या यहाँ पे बोलने वाला है ना? कौन है वो? उसने, यानी ही। ठीक है, क्या यहाँ पे सुनने वाला है? किससे कहा गया ये आपको पता है? हाँ पता है भाई। किससे कहा है भाई? मुझसे पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? दोनों तरीके से मैं आपको बना देता हूँ। पहले मैं आपको बना देता हूँ डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? इस सेंटेंस को लिखेंगे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैं बीमार हूँ तो आई एम इल। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। तो भाई यही तो हमको नहीं करना है ना, यही तो हमको नहीं करना है। ये तो बहुत ईजी है, यही तो हमको अपने क्वेश्चन आंसर में नहीं डालना है। क्वेश्चन आंसर में हमको नरेशन डालना है, तो वो भी इनडायरेक्ट वाला। तो भाई इनडायरेक्ट वाला हम कैसे डालेंगे? तो चलो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, इनडायरेक्ट वाला हम लोग कैसे लिखेंगे। तो बच्चों हमें पता है कि जब भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि किससे कहा गया, किसने कहा, दोनों वहाँ पे हमको पता है। किसने कहा, किससे कहा, दोनों पता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? टोल्ड लगाते हैं। तो ही टोल्ड, आपको ये वाला नहीं देखना, सीधा हिंदी से मैं डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ही टोल्ड, किससे कहा? मी। अब उसके बाद पता है कि भाई बातचीत होता है तो हम डैट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। आगे, मैं बीमार हूँ। तो अब जरा यहाँ पे गौर फरमाओ कि अगर यहाँ पे आपने लिख दिया आई एम इल, तो क्या आप सही होगे? अगर आपने ऐसे लिख दिया कि ही टोल्ड मी डैट आई एम इल, तो क्या आप सही होगे? बिल्कुल नहीं होगे। तो बच्चों क्यों नहीं होगे? क्योंकि देखो, जहां आपने यहाँ पे आई वर्ड का यूज किया, जहां आपने आई लगाया, समझो कि आपने खुद के बारे में वहां पे बता दिया। क्योंकि इसको जो भी पढ़ेगा उसको यही लगेगा कि जो राइटर है वो खुद के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे तो आप हो नहीं। ठीक है, आपने तो सुना, आपने कहा नहीं, आपने सुना। तो इसीलिए अब जरा गौर से देखो, ये हो गया आपका वो दोस्त जिसका नाम था कुछ भी पता नहीं मुझे, व्हाटएवर, फलना वगैरह जो भी है, और ये हो गए आप। ठीक है, अब इस इंसान ने कहा कि मैं बीमार हूं। ध्यान से समझना, बीमार कौन है? ये इंसान। तो भाई आप किसी को जाकर ये नहीं ना बोलोगे कि आप बीमार हो, बीमार तो ये बच्चा था। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? देखो, इसके लिए हम लिखेंगे ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ही। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बीमार था ना, तो बीमार है नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे पास्ट लगा दिया तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं आ सकता, पास्ट के साथ पास्ट ही आएगा, तो यहाँ पे लग जाएगा वॉज इल। ठीक है बच्चों, समझ आया? चलो एक और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा जाए तो जाए, मुझे आपको अच्छे से सिखाना है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था नरेशन की वीडियो बनाने के लिए। तो चलो, इसमें मैं डायरेक्ट स्पीच नहीं बनाऊंगा, सीधा इनडायरेक्ट बनाता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो आई टोल्ड हिम। समझ गया ना? टोल्ड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मैंने कहा, किससे कहा? उससे कहा। कहने वाला, सुनने वाला, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लगाया आई टोल्ड मी। बाप रे बाप, इतना फास्ट नहीं। आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। क्या कहा? सबसे पहले डैट लगाओ। ठीक,
तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो तुम का मतलब कौन? वह। ध्यान समझना, तुम का मतलब वह इंसान, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? ही। ठीक है, मदद नहीं करते हो, तो याद करो बच्चों कि जब यहाँ पे हम नॉर्मली मदद नहीं करते हो, ये प्रेजेंट में दिख रहा है और यहाँ पे पास्ट में जा चुका है, तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी शुरू में पास्ट वाला सेंटेंस आ चुका है तो बाद में आप प्रेजेंट नहीं लगा सकते। इसीलिए जो भी आपका डू डज है ना, उसको आप चेंज कर दो, सिंपल सा डिड में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा? ही डिडंट हेल्प। अब बोलो मेरी मदद, मेरी मदद, तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो मेरी मदद मतलब मेरी मदद, खुद की मदद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं हूं, मैंने कहा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन उठा लो, कोई भी ट्रांसलेशन बुक आप उठा लो और उससे बनाना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। बाकी बच्चों को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ जाओ इसमें, रामू ने मदन से कहा, तो सीधा हम लिखेंगे रामू टोल्ड मदन। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि पता है कि रामू ने कहा, किससे कहा? मदन से कहा, दोनों यहाँ पे है। तो रामू टोल्ड मदन डैट मैं आज नहीं आऊँगा, तो रामू ने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो मैं का मतलब कौन है? रामू। तो रामू के लिए हम लगाएंगे ही। ठीक है, और आऊँगा बोला है, ध्यान से समझो, यहाँ पे कहा है तो शैल विल का यूज़ हम कभी नहीं करेंगे। पास्ट के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे वुड, नॉट कम। अब बच्चों देखो आज, आज मतलब टुडे, तो टुडे के जगह पे हम क्या लगाते हैं? डैट डे। तो दिमाग में आपको बस इतना रखना है कि जहां आपका टोल्ड दिख गया, जहां आपका सेड दिख गया, वहां कभी भी आप प्रेजेंट का कोई भी वर्ड नहीं लगाओगे, ना ही इज एम आर लगाओगे, ना ही हैव हैज लगाओगे। वहां पे आपको क्या करना है? पास्ट की सारी चीजें लगानी है। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा क्लास था वो आपका असर्टिव सेंटेंस पे बेस्ड था। ठीक है ना, एंड आई होप कि अब आप क्या करोगे, जब नरेशन बनाने जाओगे तो आप इजीली बना सकते हो। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो के रिगार्डिंग या नरेशन बनाने के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ भर भर के नीचे यहाँ पे कमेंट करो कि बताओ कि सर हमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लीज़ इसको आप रिजॉल्व करवा दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आने वाले समय में अभी 2-3 वीडियोस और आएंगे नरेशन के, तो इसके लिए अभी से कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें ज़रूर बताना या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो। और हाँ, जो अच्छा कमेंट करेगा, जेन्युइन कमेंट करेगा, रियली मैं उसका नाम अगली वीडियो में लूँगा और उसको स्पेशली वीडियो में थैंक्स बोलूँगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, नरेशन का ही वीडियो पार्ट 2 होगा और अच्छे से पढ़ते रहना, इंट्रोडक्शन था। ठीक है ना, तो मिलता हूँ अगले पार्ट में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्टी।